करोड़ का ही रोना रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 19,125 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बारे में राज्य सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना, यह दर्शाता है कि किस प्रकार से आपदा में अवसर खोजने का काम इस सरकार ने किया। दोस्तों, ये जो बजट आया, इस बजट में युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी, इस बजट में किसान को काफ़ी उम्मीद थी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने एक सरकार को चुना और एक विश्वास के साथ चुना, आज उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं था, इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं था, और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को रिझाने के लिए भी आधा अधूरा घोषणा इस सरकार ने किया। तो पहले मैं पूरी टीम को, अशोक जी को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में रखने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने इस सरकार के बारे में कहा था कि 1300 करोड़ की सरकार का जो है आपदा प्रबंधन के तहत पैसा गायब है, आपको भी याद होगा। फिर उसके बाद कई ऐसी बड़ी चीज़ें निकल के आई, सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि 19,125 करोड़ के आसपास का पैसा इस सरकार में जो है अकाउंट्स नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी घोटाले की तरफ ये इशारा कर रहा है, और मुझे उम्मीद थी कि इस बजट सेशन में वित्त मंत्री के मुखारबिंद से कुछ इस सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी के खुलासे के बारे में भी कुछ टिप्पणी हो, लेकिन अफसोस वो 1,36,000 करोड़ का ही रोना रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 19,125 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बारे में राज्य सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना, यह दर्शाता है कि किस प्रकार से आपदा में अवसर खोजने का काम इस सरकार ने किया। दोस्तों, ये जो बजट आया, इस बजट में युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी, इस बजट में किसान को काफ़ी उम्मीद थी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने एक सरकार को चुना और एक विश्वास के साथ चुना, आज उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं था, इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं था, और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को रिझाने के लिए भी आधा अधूरा घोषणा इस सरकार ने किया। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने जगह होती है, और राजनीति में जो प्रतिद्वंद्विता होती है वो भी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर ने और जिस सदन में वो बैठे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहाँ मूर्ति स्थापित है, और जब अपना बजट भाषण वो पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि झारखंड राज्य अलग हुआ, इसमें दिसमगुरु शिबू सोरेन जी का हाथ था और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का हाथ था, और जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जिस अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड अलग राज्य हुआ, आज उनके मुख से और इस बजट भाषण में उनका नाम उल्लेख नहीं होना, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी कि हम लोग हमेशा जाकर सदन में घुसते हैं तो सबसे पहला चेहरा उनका दिखता है, और आज इस बजट के भाषण में जो उनका नाम का जिक्र नहीं होना और वैसी पार्टियों का जिक्र होना, राजद का मुझे याद है लालू यादव जी ने कहा था कि झारखंड बनेगा तो मेरी लाश में बनेगा। आज इस बजट भाषण में उनको भी क्रेडिट देने का काम यहाँ महागठबंधन की सरकार ने किया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि इस बात को आपके समक्ष रखने की आवश्यकता है। मैं कई दिन से देख रहा था कि महागठबंधन की सरकार जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि आई है, जीएसडीपी में वृद्धि आई है, 7.7% हम लोगों का रहा है, और इस तरह की पब्लिसिटी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इनकी बारीकियों में जाना पसंद नहीं कर रही, और जब आप इनकी बारीकियों में जाएंगे, जब आप चीज़ों को और देखेंगे, जब आप चीज़ों को और गंभीरता से देखेंगे तो कई सब चीज़ें आपको फिर समझ में आएगी। जो झारखंड का प्रोपोर्शन है, चाहे जमीन का प्रोपोर्शन हो, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हो, उस हिसाब से हम लोगों की हिस्सेदारी जीएसडीपी में 2% होनी चाहिए, और आज की डेट में हमारी हिस्सेदारी 1.5% मात्र ही है। इसका मतलब 2% के हिसाब से मुझे लगता है कि 2% के हिसाब से यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती, यानी कि 13-14% बढ़ती, तब हम लोग जाके हिंदुस्तान भारत की अर्थव्यवस्था से कैचअप करके कंपेयर कर सकते थे।
लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था 7.7 है जिसमें ये सरकार खुश हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसको और बढ़ाने की आवश्यकता थी और इस सरकार ने 7.7% ही करके अपने आप को अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जो ये दर्शाता है कि सरकार प्रोएक्टिव काम नहीं करना चाहती। और अगर जीएसडीपी की भी बारीकियों में आप जाएंगे तो जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा तीव्र गति के साथ यदि कोई सेक्टर बढ़ा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा है। और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है? कंस्ट्रक्शन है, रेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन, और सारे के सारे पैसे यदि आ रहे हैं तो वो केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो प्रगति होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी, उसमें ये सरकार विफल रही है। जो इसकी उसके क्षेत्र में आता है, कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपका फूड हो गया, इन सब चीज़ों में सरकार वृद्धि नहीं दिखा रही है। किसानों के हित में सरकार कोई काम नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर में सरकार कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन जिस पे केंद्र सरकार काम कर रही है, पैसा ला रही है, और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर, और जिसके बनिस्पत झारखंड का जो है अर्थव्यवस्था आगे की तरफ जा रहा है, उस पर अपनी पीठ थपथपाने का काम यह सरकार कर रही है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टर्शियरी सेक्टर में भी स्किल डेवलपमेंट की बात कैसे हो, सर्विस सेक्टर कैसे ठीक हो, इस पर सरकार बजट में कोई प्रावधान नहीं कर रही है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर के बदौलत ही वो अपनी पीठ थपथपाने का काम जो ये सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि केंद्र की योजनाएं और केंद्र के पैसों के माध्यम से झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो गति पकड़ रही है। उसका क्रेडिट, सारा का सारा क्रेडिट केंद्र को जाता है और केंद्र के पैसे और पेंस की राशि को जाता है। ये सरकार को एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं कई चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक देख रहा था और कई चीज़ों के बारे में इस बजट में उल्लेख भी हुआ। मैया सम्मान योजना की बात भी हुई। मैया सम्मान योजना में 13,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी सरकार ने किया। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को संख्या का पता ही नहीं है कि कितने लोग मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। 40 लाख हैं, 50 लाख है, 57 लाख है, 65 लाख है, कितने हैं इनको पता ही नहीं है। मीडिया के माध्यम से और तमाम प्रेस चैनल के माध्यम से जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो 57 लाख के आते हैं, 57 लाख के आते हैं। और 57 लाख को मैया सम्मान योजना देने के लिए 17,000 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए। प्रावधान कितना किया है? 13,000 करोड़ का। अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन मैया सम्मान योजना का फिगर और बढ़ जाएगा, जो कि 65 लाख जाने का अनुमान है, और जिसमें 8 लाख की वृद्धि होगी, तो बचा हुआ जो पैसा हैगा उसको भी आपको बजट में एलोकेट करना चाहिए था। इसके साथ साथ 3 महीने का जो बकाया आपने रखा है उसको भी बजट में समाहित करना चाहिए था। और सारे चीजों को अगर हम मिला दे, 17,000 करोड़ मैया सम्मान के, अगर हम 57 लाख लोगों को बेनिफिट देते हैं, 3 महीने का बकाया 4,200 करोड़ और 8 लाख जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर और निबंधन होगा, उसमें 2,400 करोड़, तो टोटल फिगर हो जाता है हमारा 23,000 करोड़ के आसपास। और प्रावधान कितना का किया है? 13,000 करोड़, यानी कि आधा माइलस्टोन भी अभी पूरा इस सरकार पर और बढ़ जाएगा, जो कि 65 लाख जाने का अनुमान है, और जिसमें 8 लाख की वृद्धि होगी, तो बचा हुआ जो पैसा हैगा उसको भी आपको बजट में एलोकेट करना चाहिए था। इसके साथ साथ 3 महीने का जो बकाया आपने रखा है उसको भी बजट में समाहित करना चाहिए था। और सारे चीजों को अगर हम मिला दे, 17,000 करोड़ मैया सम्मान के, अगर हम 57 लाख लोगों को बेनिफिट देते हैं, 3 महीने का बकाया 4,200 करोड़ और 8 लाख जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर और निबंधन होगा, उसमें 2,400 करोड़, तो टोटल फिगर हो जाता है हमारा 23,000 करोड़ के आसपास। और प्रावधान कितना का किया है? 13,000 करोड़, यानी कि आधा माइलस्टोन भी अभी पूरा इस सरकार ने नहीं किया है। और सरकार इस तरह से जता रही है कि हम सबको बेनिफिट दे रहे हैं और सबको इसका फायदा मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिन में 3 महीने का 3 महीने में एक बार पेमेंट होगा, 4 महीने में एक बार पेमेंट होगा, इसी तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। रेगुलर पेमेंट ये सरकार कभी नहीं कर पाएगी। ये सरकार की मंशा ही नहीं है कि इसके बजट पे इस चीज को नहीं दर्शाया गया है। अगर बजट में सही में महिलाओं के हित में सरकार सोच रही होती तो कम से कम 24,000 करोड़ रुपए बजट में इसका एलोकेट करके इसको घोषणा करनी चाहिए थी सरकार, जो सरकार ने नहीं किया। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम में सबसे ज्यादा अपना एक्सपेंडिचर किया है। सोशल वेलफेयर स्कीम में अगर आप सरकार का एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 17.5 के आसपास उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम में किया है। जैसा मैंने कहा, कृषि क्षेत्र में जितना सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो स्पेंडिंग करनी चाहिए थी, बजट में
अलॉटमेंट करनी चाहिए तो वो बजट में नहीं दिख रहा है। 4.11% के आसपास सिर्फ बजट में अलॉटमेंट है कृषि क्षेत्र में। अब जो कृषि प्रधान प्रदेश है उसमें अब कृषि क्षेत्र में पैसा नहीं डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे किसानों की क्या दुर्दशा होने वाली है महागठबंधन की सरकार में। तो कृषि क्षेत्र में सरकार को करना चाहिए था, सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए था और युवाओं के रोजगार के बारे में सरकार को सोचते हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका फंड एलोकेट करना चाहिए था, जो इसमें नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि सरकार जब चुनावी मोड में थी तो उन्होंने 7 गारंटी की बात की थी। पहला गारंटी सरकार ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वो अलग की बात है कि नौकरी में भी सरकार ने घोटाला करते हुए 2 साल के अंदर जो नौकरी की संख्या 4.66 लाख थी उसको घटाकर 1.5 लाख कर दिया और ये भी पता नहीं चला कि आखिर ये संख्या जो रिक्त पद की संख्या वो कम क्यों हुई। बावजूद इसके आज तक सरकार ने नौकरियों में नियुक्तियों के बारे में सरकार ने सदन के अंदर भी कुछ नहीं बोला और बजट में भी इसका एलोकेशन नहीं हुआ। ये काफी दुर्भाग्य की बात है। युवाओं के साथ सरकार ने छलावा किया है। सरकार को चाहिए था कि 10 लाख सरकारी नौकरी ना सही लेकिन कम से कम 1.5 ना 1,60,000 के आसपास जो नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है उस पर तुरंत बहाली निकालने के लिए बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसका प्रावधान करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया, सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया।